नमस्कार दोस्तों, आज के YouTube सत्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा हमने कल चर्चा किया था कि बजट का जो दूसरा भाग है वो आज आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और बजट के दूसरे भाग में हम प्रमुख रूप से जो इन्फोग्राफिक है, यानी जो अलग अलग प्रकार के सरकार की तरफ से कुछ डायग्राम दिए जाते हैं बजट में, अगर हम देखें तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जो डायग्राम रहते हैं वो काफ़ी हद तक बजट का कह सकते हैं जो आधारभूत बातें हैं उनको एक तरह से बताते हैं। तो हम इनकी प्रमुख रूप से यहाँ पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर जो भी एक तरह से बजट के इन्फोग्राफिक रहेंगे उसमें आप देखें बहुत सारे ऐसे आंकड़े रहते हैं जिनके संदर्भ में यूपीएससी लगातार प्रश्न पूछता रहा है। जैसे जीडीपी का बढ़ने या घटने का क्रम, पिछले 5 वर्षों में वृद्धि हुई है कमी हुई है, वो एक तरह से देखना है। डेफिसिट घाटों की अगर हम बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो अलग अलग प्रकार के जो भी व्यय होते हैं या सरकार की आय, सरकार की आमदनी और व्यय के जो अलग अलग भाग हैं उनको हम यहाँ पर प्रमुख रूप से बजट इन्फोग्राफिक में देखेंगे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि बजट का एक तरह से एक सार या एक तरह से प्रिसाइज रूप में आप देखें बजट का विभाग है वो इन्फोग्राफिक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो आज के इन्फोग्राफिक का जो पार्ट है वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, जो अलग अलग डायग्राम उसकी हम चर्चा करेंगे। और आज के सत्र के बाद प्रमुख रूप से जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसका एक तरह से जो वीडियो है वो यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। तो आज से कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना जो इकोनॉमिक सर्वे उसको आगे देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर अगर हम इन्फोग्राफिक देखें तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के संदर्भ में है। यानी अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं पूंजीगत व्यय की, तो जब हम पूंजीगत व्यय की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो ध्यान रखें जो पूंजीगत व्यय का भाग है, पूंजीगत व्यय में प्रमुख रूप से वो खर्चे आते हैं जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में आप देखें किसी भी तरह से एसेट का निर्माण होता है। एसेट के निर्माण का मतलब है भविष्य के लिए एक तरह से एक आर्थिक संपत्ति का निर्माण होना। जैसे मान लीजिए अगर कहा जाता है कहीं पर भी सड़क का निर्माण किया जा रहा है, नेशनल हाईवे बनाया जा रहा है, स्टेट हाईवे बनाए जा रहे हैं, मेट्रो नेट्रो बनाया जा रहा है, या किसी तरह से कोई ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है या बिजली उत्पादन हो रहा है, तो ये सब क्या है, ये एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का भाग है। और ये पूंजीगत व्यय में प्रमुख रूप से आते हैं, क्योंकि इस तरह के जो पूंजीगत व्यय होते हैं इनके माध्यम से आप देखें कि आप अर्थव्यवस्था में जो विकास की स्थिति उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो पूंजीगत व्यय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सरकार की तरफ से किए जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्यय है और इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक तरह से मदद मिलती है। और यहाँ पर अगर हम पूंजीगत व्यय का एक तरह से आंकड़ा देखें तो पूंजीगत व्यय में आंकड़े अगर आप बढ़ते क्रम में देखें तो लगातार सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय का जो आंकड़ा है उसको बढ़ाया गया है। अगर हम यहाँ पर 22-23 में देखें तो यह आंकड़ा 10.5 लाख करोड़ का है। ये आंकड़ा 23-24 में आप देखें 12.5 लाख करोड़ हो गया है। 24-25 में आप देखें तो ये बढ़कर 13.2 लाख करोड़ है। और 25-26 यानी जो वित्तीय वर्ष आज के दिन शुरू हो रहा है, आज 1 अप्रैल 2025 है, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026, ये जो 25-26 का वित्तीय वर्ष है आज ही शुरू हो रहा है। तो इस वित्तीय वर्ष में आप देखें सरकार ने कहा है कि हम 15.5 लाख करोड़ रुपए एक तरह से पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च करेंगे। यहाँ पर आप देखें इस डायग्राम में तीन एक तरह से हिस्से यहाँ पर प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रहे हैं। तीन हिस्से का मतलब एक अगर आप देखें तो ये ब्राउन कलर का यहाँ पर डायग्राम के हिस्सा है, ये आपका लगभग एक ऑरेंज कलर का, और रेड कलर की जो लाइन है प्रमुख रूप से। तो अर्थव्यवस्था में जो पूंजीगत व्यय होता है सरकार की तरफ से आप देखें एक नया आंकड़ा दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रमुख रूप से प्रभावी पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय का जो एक तरह से भाग रहता है सरकार की तरफ से आप देखें एक नया टर्म यूज किया जाता है, इसको हम बोलते हैं प्रभावी पूंजीगत व्यय, यानी इसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए इसमें होता यह है कि जैसे मान लीजिए भारत सरकार ये कहती है कि उनके द्वारा 100 रुपए एक तरह से 100 रुपए मान लीजिए सरकार कहती है हम पूंजीगत व्यय के रूप में खर्च करते हैं। और यहाँ पर सरकार ने एक आंकड़ा दिया कि हम 10 रुपए राज्यों को देते हैं, और राज्य क्या करते हैं, ये राज्य को एक तरह से अनुदान दिया जा रहा है, ग्रांट दिया जा रहा है। और मान लीजिए ये अनुदान जो 10 रुपए का है, क्योंकि ध्यान रखें जब भी हम बात करते हैं किसी तरह की ग्रांट, तो ग्रांट के बारे में आप ये ध्यान रखें कि जो अनुदान होता है वो प्रमुख रूप से आपको किसमें आता है, वो आता है राजस्व व्यय में। तो ये बात आपको अच्छे से जरा ध्यान रखनी है कि जो आपका ग्रांट है वो एक तरह से राजस्व व्यय में आता है। तो राजस्व व्यय का जो भाग है वो किसमें जा रहा है, वो जा रहा है प्रमुख रूप से आपका किसमें, सरकार कह रही है कि ये एक तरह से ग्रांट के रूप में जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ग्रांट के हिस्से को जरा फिर से एक बार देख लेते हैं, तो ग्रांट आपका जो दिया जाता है, जो राजस्व व्यय एक तरह से दिया जाता है, वो ऐसे खर्चे रहते हैं जिससे अर्थव्यवस्था में आप देखें बड़े पैमाने पर किसी तरह का पूंजी निर्माण नहीं होता। तो यहाँ पर अगर हम एक तरह से ग्रांट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं अनुदान,
अनुदान आप देखिए, इसमें दान एक तरह से नाम जुड़ा हुआ है। तो अनुदान एक तरह का क्या है, ये ग्रांट क्या है, राजस्व व्यय। तो सरकार ने कितने रुपए दिए राजस्व व्यय के लिए, 10 रुपए अनुदान के रूप में। तो अनुदान के रूप में जो 10 रुपए एक तरह से दिए गए हैं, राज्यों के द्वारा उस पैसे को खर्च कर दिया गया हमारी सड़क बनाने में। तो भारत सरकार ये कह रही है कि हमने आपको 10 रुपए दिया था अनुदान के रूप में, और अनुदान क्योंकि राजस्व व्यय का भाग है, तो उसे हमने अपने राजस्व व्यय में दिखाया, लेकिन आपने उसे खर्च किया एक पूंजीगत व्यय में, क्योंकि आपने सड़क बनाई। तो भारत सरकार ये कहती है कि जो हमारा पूंजीगत व्यय है, उसमें हम वो पैसा भी अब जोड़ेंगे जो राज्यों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, लेकिन उससे पूंजीगत व्यय हुआ है। तो अंतर ध्यान रखिएगा, अनुदान है राजस्व व्यय, लेकिन खर्च किया गया राज्यों की तरफ से पूंजीगत व्यय के रूप में, तो सरकार उसे अपने पूंजीगत व्यय में जोड़ती है। क्योंकि किसी भी देश में सरकार पूंजीगत व्यय को बढ़ता हुआ और राजस्व व्यय को घटता हुआ दिखाना चाहती है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि अनुदान का जो पैसा राजस्व व्यय में दिखना चाहिए, वो कहाँ जाता है, पूंजीगत व्यय में। तो राजस्व व्यय घट रहा है, पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। तो ये भारत सरकार के लिए एक तरह की क्रेडिट लेने वाली बात रहती है, और उस आधार पर सरकार आप देखें ये आंकड़ा देती है। तो अगर हम 25-26 की बात करें, तो भारत सरकार ये कह रही है कि 11.2 लाख करोड़ रुपए, ये एक तरह से आप देखें भारत सरकार की तरफ से पूंजीगत व्यय। साथ साथ अगर हम देखें, ये जो 4.3 लाख करोड़ रुपए है, ये राज्यों को अनुदान दिया जाएगा, जो एक तरह से माना जा रहा है कि पूंजीगत व्यय के रूप में व्यय होगा। तो इसको जोड़ दिया जाता है, और ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है 5 लाख करोड़ रुपए, ये प्रभावी पूंजीगत व्यय, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो अंतर ध्यान रखिए, प्रभावी पूंजीगत व्यय का मतलब यही है, पूंजीगत व्यय में उन अनुदान के हिस्से को जोड़ दिया जाता है जो राज्यों को दिए जाते हैं, जो पूंजीगत व्यय में खर्च किए जाते हैं। तो लगातार 22-23 से आप 25-26 में देखें, ये बढ़ते हुए क्रम में एक तरह से रहा है। तो महत्वपूर्ण आंकड़ा है, इसको आप एक तरह से ध्यान रखिए। दूसरे हिस्से पर आते हैं, अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी एक तरह से हिस्से को देखें जीडीपी के परसेंटेज के रूप में, यानी अगर हम मान लेते हैं कि देश की जीडीपी 100 रुपए है, तो उसमें से कितना हिस्सा है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में एक तरह से व्यय किया जा रहा है। तो ये आपका जो परसेंटेज दिया गया है, ये आंकड़ा एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता है और बढ़ते घटते क्रम में भी पूछा जा सकता है कि विगत 3 वर्षों में भारत में पूंजीगत व्यय है वो जीडीपी के प्रतिशत के रूप में बढ़ते हुए क्रम में, तो उस तरह के आंकड़े भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते घटते क्रम, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप याद कर सकते हैं इनकी, तो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर 20-21 में देखें कि जीडीपी का केवल 2.1% खर्च किया जा रहा था, 21-22 में 2.5, 22-23 में 2.7, और 23-24 में देखिए जीडीपी का 3.2% खर्च किया जा रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। तो ये लगातार पूंजीगत व्यय का जो प्रतिशत जीडीपी का बढ़ता जा रहा है, ये दिखा रहा है कि जीडीपी का ज्यादा हिस्सा सरकार पूंजीगत व्यय में खर्च कर रही है, और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर मानी जाती है। अगले आंकड़े पर आते हैं, और ये प्रमुख रूप से अगर हम देखें, ये यहाँ पर डेफिसिट या घाटों के संदर्भ में है। तो महत्वपूर्ण रूप में 4 घाटे आपको एक तरह से ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहला अगर आप घाटा देखें तो ये है फिस्कल डेफिसिट, सबसे महत्वपूर्ण घाटा है। तो फिस्कल डेफिसिट यानी अगर हम बात करते हैं राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटे का मतलब, घाटे का मतलब क्या होता है, घाटे का मतलब ये है कि आपका जो व्यय वो आपकी आमदनी से ज्यादा है तो घाटा होगा। किसी परिवार में भी आप देखें, अगर परिवार का व्यय ज्यादा होता है उसकी आमदनी से, तो परिवार का बजट भी क्या है, घाटे में रहता है। तो राजकोषीय घाटे का मतलब ये है कि सरकार के द्वारा जो व्यय किया जा रहा है और जो सरकार का आय है उसका जो अंतर है। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से ध्यान रखें, व्यय में से सरकार की आय को घटाते हैं, लेकिन जो भी एक तरह से आप देखें कि अलग अलग प्रकार के उधार के माध्यम से जो आय का हिस्सा होता है वो उसमें शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं, राजकोषीय घाटे की बात करते हैं, तो आप देखिए 22-23 का आंकड़ा देखिए, 600 जीडीपी का 6.4% है, इसे घटाकर 23-24 में 5.6 किया गया। 24-25 में एक तरह से आप देखिए रिवाइज एस्टिमेट है, यानी एक तरह से संशोधित अनुमान है, जीडीपी का 4.8, और 25-26 में इस तरह के अनुमान है कि इसको घटाकर 4.4% जीडीपी का लाया जाएगा। तो लगातार आप देखें जो राजकोषीय घाटा है फिस्कल डेफिसिट उसको गिराया, उसमें कमी लाई गई है। अगर हम यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं, राजस्व घाटे की बात करते हैं, तो राजस्व घाटे का मतलब ये हुआ कि राजस्व व्यय और आप उसमें से जो राजस्व प्राप्तियां हो रही है माइनस कर दीजिए। अभी हमने देखा कि सरकार राजस्व व्यय को कैसे घटा रही है, एक तरीका अपना रही है कि जो अनुदान राज्यों को दिए जा रहे हैं, जो पूंजीगत व्यय में खर्च हो रहे हैं, उसको पूंजीगत व्यय में जोड़ा जा रहा है।
तो उससे भी राजस्व व्यय में एक गिरावट आती है। तो राजस्व अगर हम यहाँ पर घाटे की बात करें तो ये आंकड़ा अगर आप देखें तो जीडीपी के 4% ये था आपका 22-23 में, घटकर आप देखें 2.6% जीडीपी का। उसके बाद उसमें अगर आप देखें एक तरह से गिरावट आई और ये पहुंचा 1.9 और उसके बाद 1.5%। तो ये वैल्यू लमसम लगभग आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 25-26 के लिए पूछा जाए कि 25-26 के लिए राजकोषीय जो घाटा है उसका जो लक्ष्य है वो सरकार ने जीडीपी के 2% से नीचे लाने का निर्णय लिया है। तो नीचे है जो कि 1.5% है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी डेफिसिट की बात करें, देखिए प्राथमिक घाटा निकालने का तरीका क्या होता है ये आपसे पूछा भी गया है और इसे जरा ध्यान रखिएगा। तो जब हम प्राथमिक एक तरह से घाटे की बात करते हैं तो प्राथमिक घाटे को निकालने का तरीका ये है कि प्राथमिक घाटा निकालने के लिए प्रमुख रूप से आपको, तो प्राथमिक घाटे का जो भाग है उसे निकालने के लिए आप जो राजकोषीय घाटा यानी जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से सरकार की तरफ से जो भी ब्याज के पेमेंट किए जा रहे हैं, जो ब्याज के भुगतान है उसको आप माइनस कर दीजिए। यानी राजकोषीय घाटे में से अगर आप ब्याज के भुगतान को माइनस कर दें, यानी इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर दें, तो आपके पास जो घाटा बचता है वो कहलाता है प्राथमिक घाटा। तो यहाँ पर प्राथमिक घाटे का जो आंकड़ा है वो अगर हम प्रमुख रूप से देखें तो ये आंकड़ा अगर आप देखें तो जीडीपी का 3% है, उसके बाद इसे कम करके 2% किया गया 1.3, और अब ये जीडीपी के 1% से नीचे लाने का प्रयास है 2025-26 में, यानी जीडीपी के 0.8%। इसकी तुलना में अगर हम यहाँ पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट यानी अगर हम यहाँ पर प्रभावी राजस्व घाटे की प्रमुख रूप से बात करें, जो अभी हमने चर्चा किया था, प्रभावी राजस्व घाटे का एक तरह से मतलब ये है कि राजस्व व्यय में जो अनुदान का हिस्सा है उसको पूंजीगत व्यय में दिखाया जाता है। तो इसीलिए जो आपका राजस्व घाटा है उसको प्रभावी राजस्व घाटे के रूप में देखा जाता है। ध्यान रखें, प्रभावी राजस्व घाटे को निकालने का मतलब यह है कि राजस्व जो व्यय हो रहा है अनुदान के रूप में, वो हिस्सा अगर पूंजीगत व्यय में राज्य खर्च कर रहे हैं तो वो चला जाता है कहां पर, वो चला जाता है आपका पूंजीगत व्यय में। तो व्यय एक तरह से क्या होगा, घटेगा। इसीलिए प्रभावी राजस्व घाटे का एक आंकड़ा लिया जाता है। और आप देखें जीडीपी के 2.8% में इसमें गिरावट लाएगी 1.6% और आप देखिए 25-26 में सरकार इसको जीडीपी के केवल 0.3% पर एक तरह से लाने का प्रयास करेगी। तो ये आंकड़े एक तरह से बढ़ते घटते क्रम में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। 22-23 से लेकर 25-26 यानी 4 वर्ष के आंकड़े हैं, तो बहुत ज्यादा आंकड़े नहीं है, आप इसे एक तरह से लगभग की वैल्यूज याद कर सकते हैं। और जो प्रभावी राजस्व घाटा प्रभावी पूंजीगत व्यय है वो जो एक अंतर उसको अच्छे से ध्यान रखिए, काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। अगले यहाँ पर अगर हम बिंदु पर आते हैं तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का है। ठीक है, घाटे का मतलब ये, जैसे मान लीजिए किसी परिवार में कहा जा रहा है कि उनकी आमदनी 100 रुपए है लेकिन उस परिवार का खर्चा मान लीजिए 110 रुपए है, तो ये 10 रुपए कहाँ से आएगा। हो सकता है किसी दोस्त से उधार लिया जाए, या हो सकता है कि किसी कंपनी में जहां वो काम कर रहा है वहां से एडवांस ले ले। कहीं ना कहीं से आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने जो प्रमुख खर्चे हैं, आवश्यक खर्चे, उनको खत्म नहीं कर सकते हैं। वैसे देश की सरकारों के साथ होता है। तो जब घाटा आता है, सरकार कहती है कि जीडीपी का 2% घाटा, 5% घाटा है, 6% घाटा है, तो वो घाटे की भरपाई कहीं ना कहीं से की जाएगी। और इसके लिए आप देखें प्रमुख रूप से 4 यहाँ पर बड़े माध्यम उनको आपको देखने की जरूरत है। सबसे पहला अगर आप देखें तो मार्केट बोरोइंग यानी बाजार का उधार। तो सरकार बाजार से एक तरह से उधार लेती है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं माना जाता है, क्योंकि आप बाजार से उधार लेंगे तो उस उधार पर आपको मूलधन भी देना है और आगे चलकर ब्याज भी देना है, तो ये भविष्य में आपकी लायबिलिटी या देनदारियां बढ़ाता है। लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए इस तरह की उधारी ली जाती है। आप कोविड के बाद देखें, 2020-21 में कोविड या उसके बाद की स्थिति में देखें, भारत सरकार की तरफ से बाजार से जो उधारी है वो तेजी से बढ़ाएगी, क्योंकि कोविड या उसके 1-2 साल में आप देखें बाहरी निवेश बड़े पैमाने पर नहीं आ रहा था। तो देश की अर्थव्यवस्था को तो आपको आगे बढ़ाना ही है, तो वहां पर सरकार आगे बढ़कर एक तरह से उधार लेती है और अर्थव्यवस्था में निवेश करती है। तो मार्केट बोरोइंग्स जो है, बाजार के उधार है, वो सरकार के जो घाटे हैं उसके वित्त पोषण करने के लिए एक प्रमुख साधन माना जाता है। तो यहाँ पर मार्केट बोरोइंग्स का हिस्सा है वो एक तरह से आप ध्यान रखें। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखें शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यानी हम शॉर्ट टर्म की बात करें, और यहाँ पर आप देखें एक शब्द लिखा गया है, इसको बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। देखिए ट्रेजरी बिल एक तरह से क्या, 1 साल से कम अवधि के होते हैं। प्रमुख रूप से आप देखें 91, 182 और 360, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो 91 डेज के होते हैं, उसके साथ साथ 182 और 364। तो ये एक तरह से आप देखें कि यहाँ पर जो आपके
ट्रेजरी बिल होते हैं, ट्रेजरी बिल ध्यान रखें केवल और केवल केंद्र सरकार जारी करती है और ये शॉर्ट टर्म या लघु अवधि के एक तरह से निवेश साधन माने जाते हैं। तो भारत सरकार ने 91 डेज की ट्रेजरी जारी करी। तो 91 डेज की जो ट्रेजरी होती है, जैसे मान लीजिए कि सरकार के द्वारा कोई ट्रेजरी जारी की जा रही है 100 रुपए की, मान लीजिए इस पर 5% का डिस्काउंट है, तो 100 रुपए की जो ट्रेजरी है उस पर हम कह रहे हैं कि 5% का डिस्काउंट है। इसका मतलब इस ट्रेजरी को जो खरीदेगा वो उसको कितने मिल जाएगी, 95 रुपए में। और जब 91 डेज, मान लीजिए 91 डेज की ट्रेजरी है, तो ये व्यक्ति जब 95 वाला इसे वापस करेगा तो सरकार इसको कितना रुपए देगी, 100 रुपए। तो 100 रुपए की ट्रेजरी भारत सरकार को कितने में एक तरह से यहाँ पर देनी है, सरकार कितने में बेच रही है, 95 में है 100 रुपए की वैल्यू, क्योंकि डिस्काउंट पर बेचा जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, ये डिस्काउंट पर एक तरह से काम करता है। अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें तो शॉर्ट टर्म जो बोरोइंग का हिस्सा है वो सरकार के जो घाटे हैं उसकी भरपाई करने के लिए एक तरीका रहता है। तो ट्रेजरी बिल जारी करके बाजार से जो पूंजी ली जाती है उसके माध्यम से भी जो घाटा है उसका वित्त पोषण किया जाता है। एक और तरीका है, अगर हम यहाँ पर सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग की बात करें, यानी जो लघु बचत का एक तरह से भारत सरकार का हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत सारी लघु बचत की जो योजनाएं हैं, जैसे अगर हम सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, या एक तरह से हम बात करते हैं किसान विकास पत्र है, या अगर हम प्रमुख रूप से जो भी वृद्धावस्था अलग अलग योजनाएं एक तरह से रहती है, खासतौर से जो डाकघर में जमा योजनाएं हैं वो लघु बचत योजनाओं के अंतर्गत आती है। तो उन पर सरकार की तरफ से आप देखें कि जो भी एक तरह से ऋण प्राप्त किए जाते हैं वो भी यहाँ पर प्रमुख रूप से माने जाते हैं। इसी के साथ साथ देखें भारत सरकार की तरफ से जैसे एक और हिस्सा यहाँ पर दिया गया है कि जो भी राज्य के प्रोविडेंट फंड है, साथ साथ जो बाहरी एक तरह से उधार है, या अगर हम बात करें एक तरह से कि जो कुछ कैश का हिस्सा एक तरह से भारत सरकार का रहता है बैलेंस में, वो प्राप्त करना, तो ये कुछ अन्य स्रोत होते हैं जिनके माध्यम से प्रमुख रूप से आप देखें धन प्राप्त करके जो घाटा है उसका वित्त पोषण किया जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 2025-26 में देखें तो 25-26 में भी आप देख रहे होंगे, और किसी भी वित्तीय वर्ष में आप देखें कि जो लघु बचत योजनाएं उनके आधार पर जो सरकार धन प्राप्त करती है वो घाटे के वित्त पोषण के सबसे बड़े भाग के रूप में रहा है। आप देखिए 4% है, 4.5 है, 4.1 है, 3.4 है। तो गिरावट एक तरह से आप देखें थोड़ी सी रही है, लेकिन अभी भी ये सबसे बड़ा हिस्सा बना हुआ है। तो आपको ये 4 हिस्से देखकर पूछा जा सकता है कि इसमें सबसे बड़ा भाग कौन सा है, मतलब आपको बाजार का उधार, लघुकालीन जो आपके उधार है वो, साथ साथ यहाँ पर लघु बचत योजनाओं के बदले में जो सिक्योरिटीज है या अन्य प्रकार के जो उधार यहाँ पर हैं, ये 4 ऑप्शन दे दिए जाए और पूछा जाए इसमें सबसे बड़ा जो घाटे के वित्त पोषण के लिए साधन है वो सरकार के लिए कौन सा है, तो कौन सा साधन होगा, लघु बचत योजनाओं के बदले सरकार जो एक तरह से उधार प्राप्त कर रही होती है वो। तो ये महत्वपूर्ण आंकड़ा है, आप ध्यान रखें। इसी तरह के कंपैरेटिव जो पार्ट है वो आपको ध्यान रखें, तुलनात्मक रूप में ध्यान रखना है। अगला हिस्सा अगर हम यहाँ पर टैक्स के संदर्भ में देखें तो ग्रॉस जो टैक्स रिसीप्ट, कुल मिलाकर जो एक तरह से कर की प्राप्तियां हैं, जीडीपी का अगर हम देखें 11.3% का हिस्सा जो है वो बढ़ा है आपका 11.3 से 11.7, 11.9, और 12% की उम्मीद है 25-26। तो आप देखें लगातार एक तरह से एक वृद्धि यहाँ पर दिख रही है, 0.3 से 0.7, 0.7 से 0.9। तो ये वृद्धि तो 0.4 की है, ये केवल 0.2 की है, और ये आप देखिए केवल 0.1 की है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम 22-23 से 23-24, 23-24 से 24-25, 24-25 से 25-26 की बात करें तो लगातार एक गिरावट हो रही है, क्योंकि आप देखें यहाँ 0.4 की वृद्धि है, यहाँ 0.2 की, और यहाँ केवल कितनी है 0.1 की। तो ये इस तरह का घटता हुआ भी एक तरह से जो जीडीपी का प्रतिशत है वो आप देख सकते हैं। ओवरऑल वृद्धि है लेकिन तुलनात्मक रूप में गिरावट आ रही है। यहाँ पर आप देखें कि जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए प्रत्यक्ष कर के कुछ स्रोत कौन कौन से हैं वो बताइए, और यानी डायरेक्ट टैक्स के, और इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष करके कौन कौन से स्रोत है वो एक तरह से बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग। डायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जीडीपी का आप देखें 6.2%, फिर 6.6, 6.9 और ये 7.1। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें जीडीपी का 5.1, और लगातार आप देखें 2 साल में 5.1 ही मेंटेन है। लेकिन आप महत्वपूर्ण बात यह है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अंतर दे सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में यहाँ पर 24-25 में अगर हम 23-24 की तुलना में देखें गिरावट है, उसी तरीके से 24-25 से अगर हम यहाँ पर 25-26 में देखें तो माना जा रहा है कि समान रहेगा, वृद्धि नहीं होगी। तो ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स की सरकार की जो वसूली है उसमें एक गिरावट है। तुलनात्मक रूप में आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में ये अंतर भी ध्यान रखें।
अगला यहाँ पर जीडीपी की वृद्धि दर के संदर्भ में है। ये आपके आंकड़े बढ़ते घटते क्रम में पूछे गए हैं, रेगुलर पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर हम आंकड़ा देखें 22-23 का प्रमुख रूप से, तो भारत सरकार की तरफ से जो आंकड़ा 21-22 का सबसे पहले देखते हैं। 21-22 का आंकड़ा 9.7% की वृद्धि दर है। देखिए बहुत ज्यादा ग्रोथ दिख रही है, कारण हम जो 20-21 का वर्ष है उससे तुलना कर रहे हैं। कोविड में काफी ग्रोथ नीचे की माइनस चली गई थी, इस कारण से आपको वृद्धि ज्यादा दिख रही है। 22-23 में यही आंकड़ा अगर आप देखें 7% है। 23-24 में आप देखें 8.2% है। और ये समस्या का बिंदु है। 23-24 से 24-25 में आप देखें 8.2 से गिरावट होकर ये 6.4 पर है। और 25-26 के लिए एक रेंज दी गई है, 6.3 से लेकर 6.8% तक जीडीपी की एक ग्रोथ रेट हो सकती है। मान लीजिए 6.3 होती है तो ये 24-25 की तुलना में गिरावट होगी। 25-26 में क्या होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन आंकड़ा जो लिया गया है वो एक रेंज दिया गया 6.3 से लेकर 6.8 तक। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि 21-22 से 22-23, और एक तरह से अगर हम देखें यहाँ पर 23-24, तो 21-22 से 22-23 में गिरावट हुई है, लेकिन 22-23 से 23-24 में वृद्धि हुई है, लेकिन 23-24 से 24-25 में फिर गिरावट है। तो यानी लगातार ना तो बढ़ी है ना घटी है, तो घटने और बढ़ने का क्रम एक तरह से रहा है। एक समान वृद्धि आप 21-22 से 24-25 तक नहीं कह सकते जीडीपी में। तो ये एक तरह का निष्कर्ष है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कहीं पर गिरावट आ रही है, यानी कहीं पर कमी हो रही है, कहीं पर वृद्धि हो रही है। जिन वर्षों के बीच में कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उनको आप ध्यान रखिए। तो ये जीडीपी के आंकड़े एक तरह से आपको देखने की आवश्यकता है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण एक तरह से इंफोग्राफिक रेलवे के बजट के संदर्भ में है। आप सभी जानते हैं 2017 से रेलवे बजट को आप देखें, इसे आम बजट में प्रमुख रूप से मिला दिया गया, तो अब रेलवे का अलग से बजट नहीं आता है। कमेंट करके आप बताइए किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर रेलवे बजट को आम बजट में मिलाया गया। उस कमेटी जो उसके चेयरमैन है उनका नाम कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तो रेलवे बजट में प्रमुख रूप से आप देखें, अगर हम नेट रेवेन्यू की बात करते हैं, यानी कुल मिलाकर जो राजस्व मिल रहा है, उसमें अगर हम देखें 23-24, यानी अगर हम 23-24, 24-25 और यहाँ 25-26 में एक तरह से तुलनात्मक रूप में देखें तो एक गिरावट की स्थिति यहाँ पर आपको दिख रही है। लेकिन ये माना जा रहा है कि 24-25 से अगर हम 25-26 में देखें तो ये एक वृद्धि हो सकती है। ये 1341 है, वो जंप करके 3000 करोड़ से ऊपर हो सकता है नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू का मतलब है कुल मिलाकर शुद्ध रूप में कितना एक लाभ यहाँ पर रेलवे को होने वाला है। अगला महत्वपूर्ण जो आंकड़ा है वो ऑपरेटिंग रेशियो के संदर्भ में है, यानी अगर हम प्रसंचालन अनुपात की बात करते हैं। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ये है, जैसे अगर हम यहाँ पर आंकड़ा 24-25 का देखते हैं, 24-25 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है 98.9%। तो 98.9% का मतलब यह है कि रेलवे अगर 100 रुपए की कमाई करना चाहती है तो उसके लिए उसको 98 रुपए 90 पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, यानी केवल 1 रुपए 10 पैसे उसकी आमदनी हो रही है। तो ऑपरेटिंग रेशियो जितना नीचे रहेगा रेलवे का कार्य संचालन उतना ही बेहतर माना जाता है। अगर ये 100 के ऊपर चला गया, और कुछ वित्तीय वर्षों में रहा भी है, 100 के ऊपर का जाने का मतलब है कि 100 रुपए कमाने के लिए 100 से ज्यादा रेलवे खर्च कर रही है। तो ऑपरेटिंग रेशियो आप देखिए 23-24 से 24-25 में 98.4 से आप देखें ये बढ़कर 98.9 हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि 25-26 में ये गिरकर 98.4 वापस आ जाएगा। तो जो ऑपरेटिंग रेशियो है उसको कहीं ना कहीं संतुलन में रखा, तो माना जाता है कि 80 के नीचे या 70-80 की रेंज में जाता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, लेकिन 95-98 या 100 या उसके ऊपर चला जाए तो ये रेलवे में संचालन की स्थिति को बहुत बेहतर नहीं दिखाता है। यहाँ पर अगर हम प्रमुख रूप से बात करते हैं, जो भी यहाँ पर वर्किंग जो रिजल्ट है वो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो कुल मिलाकर ग्रॉस ट्रैफिक यानी जो रिसीप्ट आता है, यानी जो यात्रियों से माल भाड़े से कुल मिलाकर आमदनी आ रही है, वो अगर हम बात करें और खर्चे की बात करें तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम 24-25 का आंकड़ा देखते हैं, 24-25 का आंकड़ा आप देखेंगे आमदनी कितनी है। आमदनी का आंकड़ा प्रमुख रूप से यहाँ पर आ रहा है, अगर हम देखें 2,18,600, और उसकी तुलना में अगर हम प्रमुख रूप से देखें, ये आंकड़ा आप सही से देख लीजिए क्योंकि वर्टिकल रूप में है तो एग्जैक्टली मैं देख नहीं पा रहा हूँ। तो ये 2,78,600 अगर एक तरह से मान लें तो ये आंकड़ा 78 से घटकर एक तरह से आप देखें 78 की तुलना में जो यहाँ पर एक्सपेंस है वो कितने हैं 75। तो ये 3,000 करोड़ का एक तरह से लाभ की स्थिति कुछ दिख रही है। यहाँ पर आप देखें 3 लाख करोड़ का हिस्सा है और ये 2,96,000, तो लगभग आपका 3, 3.5, 4 हजार करोड़ का एक तरह से लाभ यहाँ पर दिखेगा।
तो आप देखें ये जो ऊपर का आंकड़ा दिख रहा है आपको, ये आंकड़ा कहां से आएगा? ये एक तरह से दोनों को माइनस करके ही मिलता है प्रमुख रूप से। यानी क्या आमदनी हो रही है रेलवे की कुल मिलाकर, वो चाहे माल भाड़ा हो या यात्री किराया, और क्या खर्च किया जा रहा है, उसका अंतर है वो प्रमुख रूप से आप देखें यहां पर आपको एक तरह से दिखाई पड़ता है। तो किसी भी वर्ष में आप देखें सामान्य तौर पर घाटा कब होगा? घाटा जब होगा जब आय की तुलना में व्यय ज्यादा रहेगा, और वैसा आप देखें नहीं है, आय व्यय की तुलना में थोड़ा ज्यादा ही रहा है। जैसे अगर हम 23-24 में देखें तो लगभग आपका यहाँ पर 500 करोड़ से कुछ ज्यादा का एक बड़ा अंतर यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यानी अगर हम 2,55,000 करोड़ की बात करें, 5,000 करोड़ का कुछ एक गैप दिखता है। यहाँ पर आप देखें लगभग अगर 78 और देखें तो 5,000, और ये आंकड़ा भी आपका 5 के आसपास, 3 के आसपास है, और ये आंकड़ा आप देखें तो लगभग आपका 4 से 5,000 करोड़ के आसपास का एक गैप दिखाता है। तो नेट रेवेन्यू देखिए, आप कहेंगे कि सर ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आ रही है, तो देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है नेट। नेट का मतलब ये है कि अन्य प्रकार के जो भी, जैसे मान लीजिए कोई रेलवे ट्रैक है, तो वो समय के साथ धीरे धीरे उसकी जो क्षमता है वो घटती जाती है। तो नेट का मतलब ये रहता है कि जो भी एक तरह से आपका वियर एंड टियर है वो माइनस किया जाता है, तो शुद्ध बिल्कुल यहाँ पर राजस्व लिया जा रहा है। इसीलिए ये अंतर एग्जैक्ट रूप में इसके साथ में आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा। तो अंतर एग्जैक्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ इस तरह के खर्चे होते हैं जो मेंटेनेंस को लेकर करने पड़ते हैं, वो अलग से निकाले जाते हैं। तो उसके बाद शुद्ध जो राजस्व होता है वो निकल कर रेलवे का आता है। रेलवे की जो अर्निंग है, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप ध्यान रखें कि रेलवे की अर्निंग का जो बड़ा हिस्सा है वो आप देखें कहां से आता है, वो माल भाड़े से आता है। यानी अगर हम माल भाड़े की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो माल भाड़ा जो यहाँ पर प्राप्त किया जाता है वो यात्री किराए की जो स्थिति होती है उससे काफी ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर ये गैप आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि यात्री किराए की तुलना में माल भाड़ा अर्निंग का ज्यादा बड़ा स्रोत है रेलवे के लिए। जैसे अगर हम 25-26 में देखें तो 92,800 करोड़ रुपए ये माना जा रहा है पैसेंजर यानी यात्रियों से आएगा, और जबकि अगर हम माल भाड़े से देखें तो 1,88,000 करोड़ की उम्मीद है। गैप बड़ा रहता है। अब लगभग आप देखें लगभग दुगने जैसी स्थिति है। तो ये आंकड़ा भी आपको यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अंतिम यहाँ पर आप देखें भारत सरकार की तरफ से जो भी अलग अलग प्रकार के आय और व्यय के हिस्से कहाँ से 1 रुपए सरकार को प्राप्त होता है, यानी आमदनी कहाँ से आती है और कहाँ सरकार खर्च करती है। तो आमदनी में आप देखें सबसे बड़ा हिस्सा अगर हम देखें सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो प्रमुख रूप से कहाँ से आती है, उधार से या अन्य प्रकार की देनदारियों से। तो उधार सरकार के लिए एक तरह से आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आप कहेंगे उधार आय का स्रोत कैसे है? तो देखिए सरकार की तरफ से जैसे अलग अलग वित्तीय संस्थाएं अलग अलग देशों से जो उधार प्राप्त किए जाते हैं वो प्रमुख रूप से यहाँ पर एक आय के स्रोत के रूप में दिखाया गया है। दूसरे नंबर पर आप देखें कॉर्पोरेट टैक्स है, निगम कर, ये एक तरह का प्रत्यक्ष कर है। उसके बाद आयकर का हिस्सा इनकम टैक्स, ये भी आपका प्रत्यक्ष कर है। फिर यहाँ पर अगर हम देखें कस्टम ड्यूटी का हिस्सा, फिर यहाँ पर आप देखें केंद्रीय यानी यूनियन जो एक्साइज ड्यूटी का पार्ट है। आप कहेंगे सर कस्टम ड्यूटी और जो यूनियन एक्साइज है ये सब तो जीडी आपका मिला दिया गया है जीएसटी में, तो कुछ आपके भाग हैं वहां पर एक तरह से अभी ये लागू नहीं है। जो एक्साइज की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम शराब का जो लेन देन होता है उस पर किसी भी तरह का भी जीएसटी नहीं है, वो आपका एक तरह से एक्साइज सिस्टम में ही अभी है। बहुत सारी ऐसी वस्तु सेवाएं हैं जो अभी जीएसटी में शामिल नहीं है, तो इस आधार पर कुछ कस्टम और एक्साइज की यहाँ पर स्थितियां दिखती हैं। अब यहाँ पर अगर हम जीएसटी की बात करते हैं तो जीएसटी का हिस्सा आप देखें रैंकिंग में, आप देखें सबसे पहले नंबर पर तो उधार हो जाता है, दूसरे नंबर पर आप देखें कि यहाँ पर क्या है, जीएसटी का हिस्सा आ जाता है। तो रैंकिंग जरा आप एक तरह से ध्यान रखें, दूसरे पर है, और तीसरे पर यहाँ पर आपका आता है निगम कर, और तीसरे पर यहाँ पर रैंकिंग फिर से देख लेते हैं 22% देखिए इनकम टैक्स है। रैंकिंग फिर से देख लेते हैं, मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। पहला तो उधार का हिस्सा हो गया, सबसे बड़ा हिस्सा है। दूसरे नंबर पर आप देखें 22% के साथ में, यानी आपका जो इनकम टैक्स है वो एक तरह से हो जाता है आयकर। तीसरे हिस्से की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है जीएसटी। चौथे की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाता है निगम कर। तो यहाँ पर ये रैंकिंग एक तरह से आपको ध्यान रखनी है। तो उधार, आयकर, जीएसटी और निगम कर, ये एक तरह से आपका यहाँ पर घटता हुआ क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम उल्टा कर दीजिए। अब अगर हम यहाँ पर हम बात करते हैं प्रमुख रूप से व्यय के संदर्भ, तो व्यय में आप देखें आपने उधार सबसे ज्यादा लिया है, तो आपके सबसे बड़े खर्चे भी क्या होंगे, तो खर्च में भी आप देखें जब हम एक तरह से बात करते हैं व्यय की, तो व्यय में नंबर 1 पर क्या आ जाता है, सरकार के द्वारा जो भी प्रमुख रूप से ब्याज भुगतान किए जाते हैं। आप देखिए इंटरेस्ट पेमेंट भी सबसे बड़ा खर्च है। उसके बाद आप देखें राज्यों को कर शुल्क में जो हिस्सा दिया जाता है,
तो दूसरा हिस्सा आप देखें यहाँ पर क्या आ गया, राज्यों को जो हिस्सा आपका शुल्क और करों में दिया जाता है वो रैंकिंग में एक तरह से यहाँ पर दूसरे, यहाँ पर भी लगता है मुझसे गलती हो गई है, जरा चेंज कर देते हैं, मैं नीचे पूरा नहीं देख रहा हूँ इसीलिए तो कुछ गड़बड़ हो रही है। रैंकिंग यहाँ पर एक तरह से फिर से रैंकिंग देख लेते हैं। जो सेंट्रल आपका जो रेवेन्यू वाला हिस्सा है, यानी जो सरकार की तरफ से व्यय किया जा रहा है, उसकी रैंक फिर से देख लेते हैं। मेरे ख्याल से कुछ मैंने जो 22 वाला है और 20 वाला दोनों नहीं देखा, मेरे ख्याल से मुझे देखने में गलती हो गई। तो यहाँ पर अगर हम व्यय की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो व्यय में नंबर 1 पर आप देखें सबसे बड़ा हिस्सा ये आपका राज्यों को जो कर और शुल्क में हिस्सा दिया जाता है। थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर राज्यों को जो भी केंद्र सरकार के द्वारा कर और अलग अलग प्रकार के जो शुल्क होते हैं उनमें जो हिस्सा दिया जाता है वो सबसे बड़ा व्यय का स्रोत है, कितना 22% के साथ। उसके बाद हिस्सा एक तरह से आप देखें ब्याज का आता है। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है और इसका बड़ा कारण प्रमुख रूप से आप देखें कि जो भी सरकार की तरफ से, जैसे अगर हम वित्त आयोग की सिफारिशें देखें तो उसमें बड़ी वृद्धि की गई। इस कारण से केंद्र सरकार की तरफ से कर और शुल्कों में जो राज्यों को हिस्सा दिया जाता है वो एक तरह से नंबर 1 पर पहुंच चुका है। तो ये पहले स्थान पर है। दूसरे पर आपका ब्याज का भुगतान है। और तीसरे हिस्से की अगर हम बात करते हैं तो ये सेंट्रल सेक्टर यानी केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की बात करें जिनमें एक तरह से भारत सरकार की तरफ से पूरा पैसा यानी 100% पैसा दिया जाता है। टॉप 3 में एक तरह से ये हिस्से आपके आ जाते हैं। वैसे आप देखें जो राज्यों की यानी केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात करें या अन्य प्रकार के वित्त आयोग और अन्य ट्रांसफर हैं, या अगर हम बात करें अन्य व्यय तो वो आपके चौथे हैं। तो आप इसमें टॉप 3 ध्यान रखें, वो काफी हद तक एक तरह से आपके लिए यहाँ पर पर्याप्त रहेगा। तो व्यय में सबसे बड़ा स्रोत क्या है, राज्यों को कर और शुल्कों में जो हिस्सा दिया जाता है, दूसरा ब्याज भुगतान, और तीसरा केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में जो केंद्र सरकार की तरफ से व्यय किया जाता है। कमेंट में आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि केंद्रीय क्षेत्र की कुछ 2-3 योजनाओं के नाम और केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो 2-3 है उनके कुछ नाम यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये एक तरह से आप देखें इंफोग्राफिक के माध्यम से प्रमुख रूप से जो बजट का विश्लेषण है वो यहाँ पर था। तो कल का सत्र और आज के सत्र मिलाकर आप देखें बजट की चर्चा यहाँ पर पूरी होती है। इसके आधार पर प्रमुख रूप से जो अलग अलग प्रश्न बनते हैं, तो जब हम आगे एक तरह से पूरी इकोनॉमी की चर्चा करेंगे यहाँ पर यूट्यूब के सत्र में, तो हम बजट और साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे के संदर्भ में जो भी कुछ प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं उनकी वहां पर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद है कि आज का सत्र आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपको अगर आज का सत्र पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, किसी भी तरह से कोई आपके विचार है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अपने अन्य मित्रों को भी बताइए अगर आप मेरी इस पहल के साथ में एक तरह से तय की इकोनॉमी में आपको ये बेनिफिट कर सकते हैं। तो आगे इसी तरह का जो भाग है मैं कंटिन्यू रखूंगा और वो अगला हिस्सा जो है वो इकोनॉमिक सर्वे के रूप में रहेगा। इकोनॉमिक सर्वे के बाद कोशिश होगी कि प्रीलिम्स से पहले एक पीवाईक्यू जो हिस्सा है वो 2013 से 2024 का किया जाए। साथ साथ पूरा जो इकोनॉमी का एक तरह से जो रिवीजन है वो एमसीक्यू के माध्यम से यहाँ पर किया जाए। तो ये 2-3 हिस्से हैं जो मैं जल्द यूट्यूब पर एक तरह से अपलोड करके करने का प्रयास करूंगा। लाइव सेशन की बात करें तो कुछ सब्सक्राइबर बेस बढ़ने दीजिए, उसके बाद लाइव सेशन का हिस्सा वो भी जरूर एक तरह से आगे किया जाएगा। तो आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें और इकोनॉमी का जो हिस्सा है वो इसी रूप में हम यहाँ पर यूट्यूब के इस चैनल पर आगे जारी रखेंगे। धन्यवाद।